पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए। दूसरे चरण का चुनाव भी संपन्न हुआ। बड़ी उपलब्धि ये रही कि शांतिपूर्ण तरीके से यह चुनाव संपन्न हुआ। बंगाल के चुनाव में जिस तरह से हिंसा की खबरें आती थी वो इस बार नहीं दिखा। और अब देखिए, अब एग्जिट पोल भी आ गया है। जो एग्जिट पोल आए हैं उन एग्जिट पोल को देखकर टीएमसी और ममता बनर्जी भड़क गई हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि वहां कमल खिलेगा या दीदी की सरकार फिर से आएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आपको बता दें कि झारखंड की तरफ से भी हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन वहां पहुंचे थे। जयराम महतो भी कुछ सीटों पर प्रचार के लिए पहुंचे थे। और बीजेपी और टीएमसी दोनों की तरफ से बड़े बड़े दिग्गजों को उतारा गया था। खुद पीएम मोदी वहां कैंपेन चला रहे थे, अमित शाह उनका साथ दे रहे थे और सीएम जोगी भी वहां लगातार अभियान चला रहे थे। अब ऐसे में बड़ा सवाल है कि एग्जिट पोल क्या कुछ कह रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, जो एग्जिट पोल आए हैं उन एग्जिट पोल को लेकर क्या लगता है, क्या कहा जाए? देखिए, एग्जिट पोल वो सिर्फ एक अनुमान होता है जी, जो कि सर्वे अलग अलग एजेंसी करती है और उसके आधार पर एक निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करती है। कई बार ये सही होते हैं, कई बार ये गलत होते हैं, लेकिन एक बात जो सही है वो सही बात ये है कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुआ है वो बहुत कांटे का रहा है, ऐसा लगता है। अब देखिए, इतनी जल्दी जो आज चुनाव हुआ दूसरे फेज में, इसमें किसी तरह का अनुमान लगाना थोड़ी जल्दबाजी होगी। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। हालांकि जो पहले फेज का चुनाव हुआ था वहां पर जो सूचनाएं आई थी और जो ग्राउंड रिपोर्ट्स और सर्वे की बात होती है उसको अगर आप देखें तो वहां पर बीजेपी को एज दिखता था। लेकिन क्या वो एज इतना है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बना ले जाए, या फिर से दीदी की वापसी होगी और ममता बनर्जी जीत का चौका लगाएंगी, या बीजेपी इस बार अपने लिए मौका देख रही है? तो ये चीजें पश्चिम बंगाल में दिखती हैं। देखिए, नॉर्थ बंगाल का जो रीजन है जहां पर कि 54 सीटें हैं, अगर उसकी आप बात कीजिए तो वहां पर बीजेपी को एज दिखता है। ये एज पिछली बार भी बीजेपी के पास था। पिछली बार भी बीजेपी ने यहां पर 2021 विधानसभा चुनाव में 30 सीटें जीती थी। तो यहां पर इस बार जो है बीजेपी को लगता है कि उसकी सीटों की संख्या 30 से बढ़ेगी नॉर्थ बंगाल रीजन में। इसके बाद अगर आप देखें तो जो आप देखते हैं जो रार बंगाल का इलाका है, जब आप वहां जाइएगा तो वहां पर जो 57 सीटें हैं वहां पर पिछली बार बीजेपी को 18 सीटें मिली थी, जिसमें कि अगर रार बंगाल में आप देखें तो पुरुलिया, बांकुड़ा, पूर्वी बर्धमान, पश्चिमी बर्धमान और वीरभूम जिले आते हैं। तो इस बार यहां पर बीजेपी को उम्मीद है कि उसको यहां पर भी एज मिलेगा और जो पिछली बार उसके पास 18 सीटें थी वो इस बार बढ़ेंगी। लेकिन जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, देखिए, बीजेपी को दक्षिणपंथी पार्टी माना जाता है, लेकिन बीजेपी जो है दक्षिण से ही परेशान रहती है। चाहे बंगाल में दक्षिण बंगाल की बात कर लीजिए या भारत में दक्षिण भारत की बात कर लीजिए, तो यहां पर बीजेपी को वो समर्थन नहीं मिलता है। तो इस बार जो साउथ बंगाल का इलाका है वहां पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि 183 सीटें जो है वो दक्षिण बंगाल में ही हैं और इन 183 सीटों में ही पिछली बार ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को 153 सीटें मिली थी। मतलब बहुमत का जो आंकड़ा ओवरऑल चाहिए था उससे ज्यादा सीटें उनको सिर्फ दक्षिण बंगाल से मिल गई थी तृणमूल को। लेकिन इसमें जब आप देखते हैं तो साउथ बंगाल में प्रेसिडेंसी इलाका है, जिसमें अगर आप देखें तो कोलकाता है, हावड़ा है, नदिया है, नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना। अगर आप यहां पर देखें तो लगभग 108-9 सीटें हैं। इसको प्रेसिडेंसी इलाका कहते हैं। और आपको बताऊं कि अगर बंगाल में आपको शासन करना है तो प्रेसिडेंसी इलाका ही जो है वो प्रवेश द्वार होता है। तो यहां पर बीजेपी का प्रदर्शन
कैसा रहता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। और बीजेपी ने इस बार यहां पर बहुत जोर लगाया है। चाहे आप नदिया में, तो पिछली बार भी बीजेपी को अच्छी कामयाबी मिली थी, लेकिन जब आप साउथ 24 परगना और नॉर्थ 24 परगना की बात करते हैं, कोलकाता हावड़ा की बात करते हैं, तो कोलकाता और हावड़ा में तो बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। तो इस बार बीजेपी को उम्मीद है कि कोलकाता, हावड़ा और जो नदिया के साथ नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना में भी उसका प्रदर्शन बेहतर होगा। अब अगर यहां से बीजेपी सीटें निकालने में कामयाब हो जाती हैं, जो प्रेसिडेंसी इलाका है जहां 108 से 111 सीटों के आसपास है, जिसमें से कि ज्यादातर सीटें जो है अगर आप देखें तो जो 108 सीटें हैं, तो पिछली बार इसमें 96 सीटें टीएमसी के पास थी। तो बीजेपी जो है यहां पर कोशिश करेगा इस बार कि जो पिछली बार उसके पास बहुत कम सीटें रह गई थी प्रेसिडेंसी इलाका में 10-11 के आसपास, उसमें इजाफा करे और यहां पर 20-25 सीटों का एज वो ले। तो राढ़ बंगाल हो गया और जो प्रेसिडेंसी इलाका है, और साथ ही आप देखें तो जो नॉर्थ बंगाल का इलाका है वहां और बेहतर करके बीजेपी सरकार में आना चाहती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर और झारग्राम से भी बीजेपी को उम्मीदें हैं। तो यहां पर बीजेपी को दिखता है, लेकिन तृणमूल का एक अपना जो है वो समीकरण रहा है। खास करके साउथ बंगाल रीजन में तृणमूल काफी मजबूत रही है। अब ये देखना होगा कि इसमें लेफ्ट और कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहता है, क्योंकि जहां पर मुकाबला ट्रायंगुलर बन रहा है या जहां आमने सामने का भी मुकाबला है, वहां अगर लेफ्ट को कम वोट आता है तो बीजेपी को फायदा होगा। क्योंकि अगर आप देखें तो अल्पसंख्यक वोटर्स जो हैं वो तृणमूल की तरफ गोलबंद हुए ड्यू टू एसआईआर। तो जब वो उधर शिफ्ट हुए हैं, तो ऐसे में अगर लेफ्ट अच्छा प्रदर्शन करता है तो बीजेपी को नुकसान होगा, लेकिन अगर लेफ्ट और कांग्रेस का प्रदर्शन यहां पर कमजोर होता है तो वैसी परिस्थिति में बीजेपी को लाभ हो सकता है। तो फिलहाल वैसे जो एग्जिट पोल्स की आपने बात की, ज्यादातर एग्जिट पोल जो हैं वो आपको यहां बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखा रहे हैं या उनको एज दिखा रहे हैं। एक एग्जिट पोल है जहां पर तृणमूल को बढ़त दिखाई जा रही है, लेकिन इस आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना थोड़ी जल्दबाजी होगी। मुझे अभी भी लगता है कि पश्चिम बंगाल में मुकाबला कांटे का है, क्योंकि जो यहां के वोटर्स हैं वो बहुत साइलेंट हैं। कैमरा के सामने या आप ऐसे भी बात कर लें जब कैमरा ऑन ना हो तो वो बहुत खुलकर बोलना नहीं चाहते। तो ऐसे में अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप देखें तो अभी कांटे के मुकाबले में स्लाइटेज, बहुत स्लाइटेज बीजेपी को पश्चिम बंगाल में दिखती है। जहां तक आप बात करें झारखंड से जोड़कर हम बंगाल को देखें अगर, कि बंगाल के इस चुनाव में झारखंड की भूमिका क्या है, तो देखिए झारखंड बीजेपी के बहुत सारे नेता वहां पर प्रचार करने के लिए गए पश्चिम बंगाल में, लेकिन आप ये देखें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई विधानसभाओं में जाकर जो है तृणमूल कांग्रेस के लिए वोट मांगा है। कुछ सभाओं में गांडे विधायक कल्पना सोरेन भी उनके साथ रही और उन्होंने वोट मांगा। दरअसल हेमंत सोरेन उन इलाकों में, ज्यादातर इलाकों में गए जो झारखंड से सटे हुए हैं और जहां पर जो ट्राइबल वोटर्स हैं उनकी संख्या ठीक ठाक है, और वहां पर उन्होंने ट्राइबल वोटर्स से अपील की कि आप जो हैं अपना कीमती वोट तृणमूल को दें। तो इस अपील का कितना असर हुआ ये तो 4 मई को पता चलेगा। वैसे अगर आप देखें तो हेमंत सोरेन जो हैं वो रायपुर में गए हैं। इसके अलावा ताल डांगरा है, दांतन है, केशियारी है, बंदवान है, मान बाजार है, काशीपुर है। तो ऐसी जगहों पर जो है वो गए, और साथ ही दमदम नॉर्थ में भी वो प्रचार करने के लिए गए थे दूसरे राउंड में, और हावड़ा में शिवपुर विधानसभा सीट के लिए भी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो है वो
प्रचार किया है तृणमूल कांग्रेस के लिए। अब हम बात कर लेते हैं जयराम की। जयराम की शुरू में इच्छा थी कि वो बंगाल में कम से कम 5 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ें, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। कुछ प्रत्याशी नहीं मिले, कुछ एक प्रत्याशी नाम घोषित होने के बाद चुनाव लड़ने से पीछे हट गए। लेकिन जयराम ने की जो पार्टी है JLKM, उसने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा है। एक बाघमुंडी की सीट है और एक जयपुर की सीट है। और जहां तक मुझे लगता है कि जयपुर में जो जयराम की पार्टी JLKM है वो कुछ बेहतर कर सकती है, लेकिन देखिए जयराम के प्रदर्शन पर भी वहां का परिणाम बहुत कुछ निर्भर करेगा इन दोनों विधानसभा क्षेत्र में भी, क्योंकि अगर जयराम महतो की पार्टी जो है वो ज्यादा वोट लेकर आती है अगर, और वहां कुर्मी वोटों में डेंट लगता है, तो बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि बीजेपी ने इस बार जो जंगल महल का इलाका है और जहां कुर्मी वोटर्स अच्छी संख्या में हैं, वहां कोशिश की थी, खास करके अमित शाह के उस बयान के बाद कि कुड़माली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा, और साथ ही उन्होंने जो है कई जो बड़े कुर्मी नेता हैं बंगाल के उनको अपनी पार्टी में जोड़ा है। तो वैसी परिस्थिति में बीजेपी को कुर्मी वोटों का आस है बंगाल में। लेकिन अगर जयराम महतो की पार्टी बेहतर करती है तो और कुर्मी वोट अपनी तरफ लेकर आती है तो नुकसान बीजेपी को होगा, फायदा उन सीटों पर जो है वो तृणमूल का हो सकता है। ये मैं आपको जयपुर और बाघमुंडी के बारे में बता रहा हूं। तो जहां तक पश्चिम बंगाल की बात है, एक नेक टू नेक फाइट है। कुछ भी कहना पश्चिम बंगाल को लेकर जो है वो जल्दबाजी होगी। मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए, थोड़ा एनालिसिस और करना चाहिए, कुछ और लोगों के फीडबैक लेने चाहिए, तब जाकर जो है परिस्थितियां ज्यादा क्लियर होंगी। हालांकि कांटे के मुकाबले में स्लाइट एज बीजेपी को दिखाया जा रहा है, लेकिन क्या यह स्लाइट एज जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन लास्ट तक बनी रहती है, यह देखना दिलचस्प होगा। चलिए, तो इंतजार अब 4 मई का होगा कि एग्जिट पोल कितने सही निकलते हैं, क्योंकि एग्जिट पोल ने कई लोगों की धड़कनें बढ़ा दी हैं और कुछ लोगों को खुश होने का सबब भी दे दिया है। तो अब इंतजार 4 मई का रहेगा। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।